Very good morning, students. Today we'll be dealing with the topic of attachment before a judgment provided under Order 38, Rules 5 to 12 of CPC. Students, now let us see what is the primary object of this particular rule, or what is the primary object of this particular order and Rule 5 to 12. The primary object of this particular order and Rule 5 to 12 is to prevent any attempt on the part of the defendant to defeat the realization of the decree that may be passed against him. Students, यहाँ पे डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में कोई डिक्री पास हो सकती है, डिक्री जिसका बाद में एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करते वक्त में डिफेंडेंट किसी तरीके का हर्डल ना क्रिएट करे या फिर उस बेसिकली एग्जीक्यूशन को डिफीट ना कर दे, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए डिफेंडेंट को हम क्या करते हैं, पहले ही रोक देते हैं। और ये रोकने का जो अटेम्प्ट होता है ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट बिफोर द जजमेंट होता है। तो कहने का मतलब है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये हो गया कि हम एक अटेम्प्ट के तहत रोकते हैं डिफेंडेंट को, या फिर हम प्रिवेंट करते हैं कि डिफेंडेंट कोई अटेम्प्ट करे, ऐसा अटेम्प्ट जिसकी मदद से वो बेसिकली डिक्री के रियलाइजेशन को डिफीट कर दे। तो ऐसा वो कोई अटेम्प्ट ना कर सके, इस बात के लिए जब हम डिफेंडेंट को रोकते हैं तो वन ऑफ द तरीका इज attachment of his property before the passing of judgment against him. Now, इसके लिए कुछ necessary situations होना जरूरी है। ये necessary situation क्या है? किसी भी स्टेज में of a suit कोर्ट यदि satisfied है either by the affidavit या फिर otherwise, एफिडेविट कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ फाइल करेगा, या फिर प्लेंटिफ इधरवाइज बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बेसिकली कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगा, या फिर कोर्ट सुमोटो सेटिस्फाई हो जाएगा कि डिफेंडेंट का इंटेंशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करना है या डिले करना है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री। जो भी डिक्री उसके अगेंस्ट में पास होगी, कल जब जाके उसका एग्जीक्यूशन होगा तो डिफेंडेंट आज ही कोर्ट को आज की तारीख में या प्लेंटिफ को आज की तारीख में ऐसा लगता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन कि डिफेंडेंट उस एग्जीक्यूशन को रोकेगा, कि डिफेंडेंट उस एग्जीक्यूशन में डिले कॉज करेगा या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम एप्लीकेशन करके उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवाएंगे। ठीक है, लेकिन किस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है बेसिकली डिफेंडेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो डिफेंडेंट जो है वो बेसिकली डिस्पोज ऑफ कर सकता है उसकी होल या फिर एनी ऑफ दी प्रॉपर्टी, ताकि एग्जीक्यूशन ही ना हो सके। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। या फिर he is about to remove whole or any part of his property from the local limit of the jurisdiction of the court। पहले वाले पॉइंट में क्या कर रहा है, वो डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है, यानी वो प्रॉपर्टी ही किसी और को बेच दे रहा है ताकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जीक्यूशन ना हो सके। दूसरा ऐसा कि वो प्रॉपर्टी को कोर्ट के टेरिटोरियल लोकल जुरिस्डिक्शन में से निकाल दे रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूशन में डिले होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उस कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से अगर ये दो सिचुएशन है, कहने का मतलब है कि या तो डिफेंडेंट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है होल या फिर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर वो रिमूव करने वाला है होल या फिर एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन या लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट। देन इन दैट केस हम क्या करा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट द कोर्ट वुड डू। अगर मान लीजिए ऐसा कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट इन दोनों में से कोई एक चीज कर सकता है, यानी कि अपनी होल ऑफ द प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकता है या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकता है या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो इस बात और ऐसा कर दिया तो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, प्रेजेंट में कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेगा डिपेंडेंट को कि जो भी टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम के अंदर वो सिक्योरिटी फर्निश करे। ये सिक्योरिटी का जो सम होगा बेसिकली ये कितना होगा, जो कि प्लेंटिफ के फेवर में अगर कल डिक्री पास होती है तो वो डिक्री को सेटिस्फाई कर सकने वाला फर्निश कर सिक्योरिटी का अमाउंट होना चाहिए।
ठीक है, और ये अमाउंट जो है वो कोर्ट ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देगा। दूसरी बात है कि प्रोड्यूस करे और प्लेस करे एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट जो है जब बोलेगा, जैसा बोलेगा, जहां बोलेगा, वहां पे बेसिकली प्रॉपर्टी या वैल्यू ऑफ द सेम या फिर पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी बेसिकली कोर्ट के सामने डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट जो है उसको प्रोड्यूस करना है या प्लेस करना है द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट जहां बोलेगा वहां पे उसको डिस्पोजल करना है प्रॉपर्टी का। जब बोलेगा तब करना है, जो वैल्यू बोलेगा वो वैल्यू करना है, जो पोर्शन बोलेगा वो पोर्शन करना है। और ये जो प्रोड्यूस करने के लिए, प्लेस करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, या फिर जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, या फिर वो जो पोर्शन सबमिशन करने के लिए बोला है या प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, वो कितना होना चाहिए? सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री। अगर कल कोई डिक्री सेटिस्फाई हो, डिक्री पास होती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो वो डिक्री को सेटिस्फाई करने वाले इक्विवेलेंट अमाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू अपीयर एंड शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू डू सो और fails to furnish the security required within the time fixed by the court may order that the property specified or such portion thereof as appropriately sufficient to satisfy any decree which may be passed in the suit be attached। तो कहने का मतलब है, पहली बात तो कोर्ट जो है उसको सिक्योरिटी क्यों फर्निश ना करे इस बात का शो कॉज देगा, और दूसरी बात अगर मान लीजिए वो सिक्योरिटी फर्निश करने में फेल हो जाता है, देन इन दैट केस वो एक टाइम पीरियड देगा कोर्ट, वो टाइम पीरियड में उसको सिक्योरिटी फर्निश करनी है। सपोज अगर वो फेल हो जाता है तो कोर्ट जो है वो बताएगा कि कितना पोर्शन में प्रॉपर्टी जो कि अप्रोप्रिएट हो बेसिकली सेटिस्फाई करने के लिए डिग्री। अब इसमें होल ऑफ द प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी भी हो सकता है, उसको क्या कर लो? अटैच कर लो। नेक्स्ट इज कोर्ट जो है वो साथ ही साथ ऑर्डर भी दे सकता है कि कंडीशनल अटैचमेंट हो एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू देयर ऑफ। कहने का मतलब है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो अरेस्ट करने जा रहा है, यहाँ पे जो बेसिकली कमीशन है वो अटैच करने जा रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए डिफेंडेंट जो है वो पे कर देता है, देन इन दैट केस अब अटैचमेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कंडीशनल अटैचमेंट को एंड साथ ही साथ एस्टिमेटेड वैल्यू देयरऑफ को। नेक्स्ट इज इफ एनी ऑर्डर और अटैचमेंट इज मेड विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ रूल 1 क्लॉज 1, तो वो अटैचमेंट जो है वो कैसा माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। कहने का मतलब है अटैचमेंट करते वक्त में भी क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिना ध्यान में रखते हुए अगर अटैचमेंट किया जाता है, देन इन दैट केस दैट अटैचमेंट वुड बी टर्म टू बी अ वॉइड वन। नाउ ये बेसिकली क्या है? तो बिफोर ऑर्डरिंग द अटैचमेंट द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट द फॉलोइंग कंडीशन। कहने का मतलब है ये अटैचमेंट जो है, जो हमने कहा है कि बेसिकली इसको वैलिड अगर करना है तो ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले डिपेंडेंट जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है होल या फिर एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ऐसा अंदेशा हमको लगता है। दूसरी बात, उसका इस तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का जो इंटेंशन है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट करना है या डिले करना है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को, जो भी उसके अगेंस्ट में पास होगी, ऐसा अगर हमको लगता है, देन इन दैट केस हम क्या करेंगे? बेसिकली देखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का प्ली रखेंगे या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का एप्लीकेशन करेंगे। So students, here we have completed the provisions relating to attachment of the property. I hope you have understood the concept. Thank you very much for attending this session. Thank you.